नमस्कार। आज के मेरे व्याख्यान का विषय है सामाजिक अनुसंधान में केस स्टडी मेथड अर्थात वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। The topic that I have selected for my lecture today is what things are to be kept in mind while using case study method in social research, or to say especially in sociological studies. सामाजिक अनुसंधान में जैसा हम जानते हैं गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही प्रकार के तथ्यों का महत्व होता है। गुणात्मक तथ्यों को प्राप्त करने के लिए, संकलित करने के लिए जहां एक और गुणात्मक शोध पद्धतियां हैं, तो वही मात्रात्मक अथवा परिमाणात्मक तथ्यों को प्राप्त करने के लिए, सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए मात्रात्मक और परिमाणात्मक शोध पद्धतियां हैं। सामाजिक अनुसंधान में गुणात्मक तथ्यों का विशेष रूप से महत्व है। क्वालिटेटिव फैक्ट्स का बहुत महत्व है और क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंतर्गत अनेकों शोध पद्धतियां हैं, जिनमें से एक वैयक्तिक अध्ययन पद्धति भी है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को अंग्रेजी में केस स्टडी मेथड के नाम से जानते हैं। केस स्टडी मेथड। इस पद्धति का प्रयोग मूल रूप से मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में होता रहा है, अब भी होता है। इसका कारण यह है कि एक मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, व्यक्ति के मस्तिष्क का अध्ययन करता है, उसके मन में क्या चल रहा है, और व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। व्यक्ति के मन में वो चलता है जो उसके जीवन में घटनाएं घटित हुई हैं और उन घटनाओं के परिणाम स्वरूप जो परिस्थितियां उसके जीवन में घटित हो रही हैं, वो सब उसके मस्तिष्क में चलता रहता है। क्या क्या घटना हुई, वर्तमान में क्या चल रहा है, वर्तमान में क्या हो रहा है। व्यक्ति ऊपर से एक अलग व्यवहार करता है। जब वह समाज में होता है, जब वह समुदाय में होता है, समूह में होता है, तो उसका व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। लेकिन इस दिखावटी व्यवहार के पीछे एक वो व्यवहार भी है जो सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति ही जानता है। उस व्यवहार को जानने के लिए मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषक केस स्टडी मेथड का प्रयोग करते रहे हैं। वर्तमान में वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग केवल मनोवैज्ञानिक अध्ययनों तक सीमित नहीं है, अपितु सामाजिक अध्ययनों और समाजशास्त्रीय अध्ययनों में भी इसका प्रयोग होता है। क्योंकि कई सामाजिक घटनाएं ऐसी होती हैं जिनको समझने के लिए व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से देखा जाता है, उनका अध्ययन किया जाता है और ये जानने की कोशिश की जाती है कि आखिर ऐसी कौन सी घटना हुई जिसके कारण व्यक्ति का सामाजिक व्यवहार, सामुदायिक व्यवहार अचानक बदल गया और
जो परिवर्तन हुआ है उस घटना के कारण, वो परिवर्तन उसके व्यवहार में किस किस रूप में परिलक्षित हो रहा है, किस प्रकार दिखाई पड़ रहा है, और उसका सामुदायिक जीवन किस प्रकार उससे प्रभावित हो रहा है। तो ये बात समाजशास्त्री अध्ययनों में भी होती है, और इसके लिए समाजशास्त्री, या कहना चाहिए कि अन्य सामाजिक विज्ञानों से जुड़े हुए जो शोधार्थी हैं या वैज्ञानिक हैं, वो केस स्टडी मेथड को अपनाते हैं। तो वर्तमान में जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, केस स्टडी मेथड के महत्व को स्वीकार किया जा रहा है, और इसका प्रचलन, इसका प्रयोग निरंतर आगे बढ़ रहा है। सबसे पहले व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति को समझने के लिए यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह होती क्या है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति सामाजिक अध्ययन की वह पद्धति है जिसमें शोधार्थी किसी सामाजिक इकाई, जैसे व्यक्तियों से निर्मित समूहों, संस्था, वर्ग, समुदाय आदि का अध्ययन सभी प्राप्त स्रोतों के आधार पर इतनी गहनता से करता है कि उसे संबंधित विषय का ज्ञान संभव हो पाता है, और वह उस विषय को ठीक से समझ पाता है। सबसे खास बात यह है इसमें कि इसके अंतर्गत सामाजिक इकाई का संपूर्ण, समग्र, गहन अध्ययन संभव है। इसका आधार व्यक्तिगत होता ही है, और ये अनुसंधानकर्ता को गहन अध्ययन करने में, घटना के गहन अध्ययन करने में, संपूर्ण अध्ययन करने में, गुणात्मक अध्ययन करने में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसकी कार्यप्रणाली ज्यादा जटिल नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि जो अनुसंधान करता है उसको प्रत्येक कदम पर समझदारी का परिचय देना पड़ता है, अपने विवेक का परिचय देना पड़ता है। सबसे पहले अनुसंधानकर्ता इसके प्रयोग के लिए समस्या की व्याख्या करता है, जिसके अंतर्गत सिलेक्शन ऑफ केसेज, टाइप्स ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ केसेज, फील्ड ऑफ एनालिसिस, इन चीजों को ध्यान में रख करके करता है। इसके बाद जिस सामाजिक इकाई का वो अध्ययन करता है, उस सामाजिक इकाई से संबंधित जो घटनाएं हुई हैं, घटना हो रही हैं, उन घटनाओं के क्रम का वर्णन करता है। इसके पश्चात घटनाओं के पीछे कौन कौन से कारण हैं, उन कारणों को ज्ञात करता है। उसके बाद जो घटना हुई है या हो रही है, उनके क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, इसको ज्ञात करता है, और इस प्रकार फिर इन सब चीजों के आधार पर वह घटना का विश्लेषण और मूल्यांकन कर देता है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति को दो वर्गों में हम बांट सकते हैं। यह कहना चाहिए कि वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के दो प्रकार हैं। एक तो व्यक्ति का वैयक्तिक अध्ययन, जिसके अंतर्गत केवल और केवल व्यक्तिगत रूप से व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, और दूसरा जो प्रकार है वो है समुदाय का वैयक्तिक अध्ययन। समुदाय अर्थात समूह, समुदाय, तो दो तरह से, दोनों प्रकार के अध्ययन जो है इसमें सम्मिलित हैं, और इसके स्रोत जो अनुसंधानकर्ता को सामाजिक इकाई के समग्र अध्ययन
के लिए संभव बनाती हैं वो स्रोत हैं लिखित सामग्री, जो आत्मकथा, डायरी, जीवन इतिहास, पत्र, मेल, व्हाट्सएप चैट, फेसबुक चैट, इंस्टाग्राम, जितनी भी जो सोशल साइट्स हैं, साहित्यिक रचनाएं, लेख, ये सब चीजें अनुसंधानकर्ता को अध्ययन की जाने वाली सामाजिक इकाई के बारे में बहुत सारी जानकारियां प्रदान करती हैं। ये जानकारी लिखित होती है। लेकिन कुछ जानकारियां ऐसी होती हैं जो व्यक्ति को स्वयं संकलित करनी पड़ती हैं, जिनका कहीं कोई उल्लेख नहीं है, जो लिखित रूप में कहीं उपलब्ध नहीं है। और ये जो अलिखित सामग्री है उसको साक्षात्कार या अवलोकन के द्वारा, प्रत्यक्ष अवलोकन के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अब बात आती है कि कौन कौन सी वो चीजें हैं जिनको अनुसंधानकर्ता को ध्यान रखना चाहिए उस समय जब वह वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करता है। सबसे पहली चीज जो एक समाज वैज्ञानिक को, अर्थात अनुसंधानकर्ता को, शोधार्थी को ध्यान में रखना है वो ये कि जिस व्यक्ति का अध्ययन किया जा रहा है वैयक्तिक अध्ययन पद्धति से, उस व्यक्ति का अध्ययन उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि में होनी चाहिए। सामाजिक पृष्ठभूमि से तात्पर्य है कि उसका समाज किस प्रकार का है, सराउंडिंग्स किस प्रकार की है, उसकी संगत किस प्रकार की है, कहाँ रहता है वो, उसका सामाजिक व्यवहार किस प्रकार का है, लोगों के साथ किस प्रकार व्यवहार करता है वो जब समूह में होता है। तो पहली चीज जो अनुसंधानकर्ता को अपने ध्यान में रखनी है वो ये कि संबंधित व्यक्ति का अध्ययन उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि में होना चाहिए। The concerning person should be studied in his social background. दूसरी चीज जो अनुसंधानकर्ता को वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करते समय ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि व्यक्ति के जीवन में परिवार तथा अन्य प्राथमिक समूहों जैसे समुदाय, मित्र मंडली, पड़ोस के महत्व को नहीं भुलाया जाना चाहिए। अर्थात कि हम उसे ये लेकर चलना चाहिए, उसकी ये हाइपोथेसिस होनी चाहिए कि व्यक्ति पर उसके परिवार का प्रभाव पड़ता है, व्यक्ति परिवार से प्रभावित होता है, जो पारिवारिक मूल्य हैं, परिवार का जो वातावरण है, माता पिता का जो व्यवहार है, भाई बहनों का व्यवहार है, पड़ोस का माहौल, पड़ोस का वातावरण है, उसके मित्र मंडली है, इन सब से व्यक्ति का व्यवहार प्रभावित होता है, व्यक्ति का सामाजिक जीवन इस सबसे प्रभावित होना चाहिए। तो इस चीज को उसे हर कदम पर ध्यान रखना चाहिए। और इसलिए जब एक अनुसंधानकर्ता या शोधार्थी, समाज वैज्ञानिक किसी व्यक्ति का अध्ययन करता है तो इन लोगों को ध्यान में रखकर उसे अध्ययन करना चाहिए। और अगर आवश्यकता पड़ती है तो वो प्राथमिक समूह के सदस्यों से भी व्यक्ति के बारे में बहुत सी बातें जानकारी कर सकता है और कर लेनी चाहिए। तीसरी बात जो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के प्रयोग के समय याद रखनी चाहिए वो ये कि संबंधित व्यक्ति के बारे में ऐसे तथ्यों को जानने का प्रयास करना चाहिए जिनसे व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के बारे में वर्णन किया जा सके। जिन तथ्यों को जानने का प्रयास किया रहा है वो तथ्य व्यक्ति से संबंधित हों, तर्क संगत हों, तथ्य ऐसे हों जो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के बचपन में क्या क्या हुआ, किशोरावस्था में क्या हुआ, युवावस्था में कैसा था, तो
तथ्य ऐसे हों जो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन पर प्रकाश डालते हों। अगली बात जो एक शोधार्थी को, अनुसंधानकर्ता को ध्यान रखनी चाहिए वो ये कि व्यक्ति के जीवन में, जीवन की घटनाओं को यथार्थ रूप में चित्रित किया जाना चाहिए। व्यक्ति के जीवन की जो घटनाएं हैं यथार्थ रूप में उसे उनका स्टडी करना चाहिए। घटनाओं में अगर कोई परिवर्तन किया गया है, मैनिपुलेशन किया गया है, तो उस स्थिति में इस पद्धति का महत्व समाप्त हो जाएगा। इसके बाद संबंधित भौगोलिक क्षेत्र से ही व्यक्तियों को अध्ययन के लिए चुना जाना चाहिए। जो सामाजिक इकाई जिसका अध्ययन किया जाना है, चाहे वो एक इकाई है या एक से ज्यादा इकाइयां हैं, ये ध्यान रखा जाए कि वो सभी इकाइयां एक ही भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित हों। ऐसा ना हो कि एक इकाई का भौगोलिक क्षेत्र अलग है, दूसरी का भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग है। तो उस स्थिति में तुलनात्मक रूप से तुलनात्मक अध्ययन करना है तब तो ये संभव है, लेकिन अगर तुलनात्मक अध्ययन नहीं करना तो उसके लिए ये ध्यान रखा जाए कि सभी इकाइयां, अध्ययन की सभी इकाइयां एक ही भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित होनी चाहिए। और अगली बात वो ये कि अनुसंधानकर्ता इकाइयों का अध्ययन करते समय अपनी समझदारी, अपनी सूझबूझ का परिचय दे, क्योंकि वह इकाई या इकाइयों के बाह्य व्यवहार का तो अध्ययन करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ वह उनके अंदर भी झांकने की कोशिश करता है। अंदर से उनके अंदर में क्या चल रहा है इस बात को भी निकालने की कोशिश करता है। तो इन सब बातों को ध्यान में अगर रखा जाएगा तो निश्चित रूप से वैयक्तिक अध्ययन पद्धति अर्थात केस स्टडी मेथड एक सफल पद्धति के रूप में सामने आएगी। और अगर इन चीज़ों को ध्यान नहीं रखा जाता है तो उस स्थिति में हम कह सकते हैं कि इस पद्धति का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो जो शोधार्थी, जो अनुसंधानकर्ता वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग करना चाहते हैं या करते हैं या कर रहे हैं, उनसे मेरा यही आग्रह है कि वो इन बातों का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि ये वो चीजें हैं, ये वो बातें हैं जो घटना का समग्र संपूर्ण अध्ययन करने में उनकी मदद कर सकती हैं। धन्यवाद।